नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय के ऊपर बात करेंगे, जो है सूर्य तारों पर जीवन। आप सभी लोग जानते हो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भाई सूर्य तारों पर भी जीवन है, लाइफ है, वहाँ पे भी मनुष्य आदि सृष्टि रहती है। तो इस बात के सुनकर बहुत सारे व्यक्ति अचंभे में पड़ जाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ कुछ करते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि है वैसे रिएक्शन देता है। और जो आर्य समाजी हैं, जो ऋषि दयानंद पे श्रद्धा रखते हैं, वो कहते हैं कैसे रह सकता कोई आदमी सूर्य तारों पे, वहाँ पे तो इतना अधिक तापमान है, जल के ना मर जाएगा आदमी। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन आपको ये विषय पूरा क्लियर करूँगा आज मैं, क्योंकि हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं उनके अंदर भी अन्य अन्य लोगों पर जीवन की बात कही गई है, यानी कि एलियन लाइफ। उनमें सूर्य के ऊपर भी बात कही गई है कि सूर्य पर भी प्राणी रहते हैं। लेकिन ये वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक विषय क्लियर करता चलूँगा मैं। आप जो डेली लाइफ में विज्ञान के शब्दों को तोड़ मोड़ करते हो ना, ये वीडियो देखने के बाद आपके शब्द ही बदल जाएंगे जीवन को देखने के, बोलने के। तो हम इस वीडियो को, थोड़ा सा लंबा तो जरूर होगी भाई ये वीडियो, लेकिन एक सिरे से, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे। और इवन आधी वीडियो में ही आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। जैसे हम स्टेप लेके चलेंगे ना, आप समझ जाओगे हाँ हाँ फिर तो हो गया। तो सबसे पहले फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट और टेम्परेचर की, क्योंकि वही होता है ना कि भाई आदमी वहाँ पे, जीवन प्राणी कैसे रहेंगे इतने टेम्परेचर में, इतनी हीट में। तो सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि हीट और टेम्परेचर होता क्या है भाई, है? तो देखिए, जो आज का विज्ञान है उसके पास कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है हीट और टेम्परेचर की। बस इतनी काम चल जाता है, कोई परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं है। तो जितनी भी है उतनी मैं आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो के लिए काम चल जाएगा इस डेफिनेशन से। तो हीट क्या होता है? कोई भी मटेरियल है, पदार्थ है, उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, वो अपनी स्थिति में स्थित हैं। जब वो हिलते हैं ना, जिस चीज़ के कारण हिलते हैं वही है हीट। दरअसल ये है डेफिनेशन, ऊर्जा की भी यही है इनकी। कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाए जिसके कारण, जिस क्वांटिटी के कारण, वो हीट है। वहीं से हीट का जो डेफिनेशन है, उत्पत्ति यहीं से होती है। कोई चीज़ किसी जगह से हिल जाए तो इसको बोलते हैं हीट। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा आपको अजीब लगेगा, इंग्लिश में भी यही है और कुछ नहीं है। टेम्परेचर क्या होता है कि वो हीट ने जो हिलाया, वो चीज़, वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम अपनी जगह से हिले, तो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आई, तो जो पूरा का पूरा एक, जैसे गर्म पानी का गिलास है मान लो, उसके अंदर एक गर्मी दी हमने, हीट दी, तो वो गर्म हो गया। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, H2O के, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को जब हम नाप लेते हैं तो वो टेम्परेचर होता है, वो उसका टेम्परेचर होता है। कहीं कहीं पे हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्रॉस भी करती है, एक पॉइंट पे आके थोड़ी थोड़ा ये दोनों में समानता ही महसूस होती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो हीट और टेम्परेचर ये होता है। इन टोटल मिला के बात बोले कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रैंडमनेस है, कोई पार्टिकल और आयन अपनी जगह पे हिल रहा है, तो वो हीट के कारण हिलता है, यही है हीट। और अगर हम उसको नाप लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, वो पार्टिकल कितने हिल रहे हैं, वो टेम्परेचर होता है। इसी को हम थर्मामीटर से नापते हैं। तो कैसे नापता है, कैसे नहीं, तो वो धीरे धीरे आगे समझ जाओगे आप। तो ये तो पहला स्टेप। अब दूसरा, कि जो ये हीट है और जो ये टेम्परेचर है, बात एक ही तरह की पड़ती है इनकी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अभी पहला इफेक्ट क्या है कि जो हीट होती है ये पदार्थ की अवस्था बदलती है। कोई भी मटेरियल आपके आसपास, इसकी अवस्था बदल देती है। जैसे कि पानी है, अगर इसको गर्म करोगे, हीट दोगे, तो ये थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, उसकी गैसियस अवस्था आ जाएगी। बर्फ है, बर्फ को हीट दो तो कहाँ जाएगा, तरल बन जाएगा, लिक्विड पानी बन जाएगा। पानी को और गर्म करो तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगी। हर चीज़ की बात बता रहा हूँ मैं, लोहे की भी। लोहा है हमारे पास,
हार्ड है, लोहे का मतलब संज्ञा ही हमने हार्ड में बना लिया, विशेषण का हार्ड बना दिया हमने। लोहे को गर्म करोगे तो लिक्विड बन जाता है। टीवी पे देखा भी होगा आपने, लाइव कहीं देखा होगा तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन होता तो है ही। अगर उसको आप और गर्म करोगे एक टेम्परेचर पे जाके, शायद 6000 कुछ डिग्री टेम्परेचर है लोहे का, उस पर एक गैस बन जाता है। लोहे की भी गैस होती है, जैसे कॉमन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वीथेन, तो ऐसे ही गैस लोहे की भी होती है। बस उसको एक स्पेशल मतलब इतने टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना पड़ता है, इतनी ऊष्मा हीट देनी पड़ती है कि वो गैस बन जाए। लेकिन हर पदार्थ की जो ये अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। जिस तापमान पर जो ऑक्सीजन है वो गैस है, उसी पर लोहा दृढ़ है, सॉलिड है। अब हमारे आसपास देखो आप, तापमान वही है, इस तापमान पर जो ऑक्सीजन है वो गैस है, लोहा लोहा है, और पानी लिक्विड तरल है। ये किस कारण होता है कि अलग अलग टेम्परेचर है? ये होता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल है ना उस पदार्थ के, वो कितने आपस में जुड़े हुए हैं, कितने कठोरता से आपस में जुड़े हुए हैं। जितने कठोरता से जुड़े हुए हैं उनको इधर उधर बिखेरने में उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और अवस्था परिवर्तन होता क्या है? यही तो होता है कि जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये है हमारा लोहा है, ये बहुत आपस में जुड़ा हुआ है, हीट दो बहुत हो, हीट दो तो फिर ये इसके बॉन्ड धीरे धीरे ढीले पड़ने लग जाते हैं, जो एक आयरन से दूसरे आयरन एटम के बीच में है, फिर वो बहने लग जाता है, और हीट दो तो फिर दूर दूर हो जाते हैं, चिटक जाते हैं, फिर वो गैस बन जाता है। हर चीज़ के अंदर यही है। तो जो जितना वीकली कनेक्ट आपस में, उसको कम टेम्परेचर से वो उड़ जाएगा। जैसे कि ये हमारा ये तेल होता है, पेट्रोल, कॉमन हाथ पे रख दो उड़ जाएगा, हाथ की गर्मी से उड़ जाएगा, है ना। तो ये गैस में बदल जाता है उस वक्त। और ये तो 3 स्टेट तो सामान्य जन में सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और होती है चौथी, उसमें क्या होता है, अगर हम गैस को भी और गर्म कर दे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होता है कि जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जानते हो, तो इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाता है अपने उससे। पहले क्या था कि वो चीज़ आपस में जुड़ी हुई थी, एटम से मॉलिक्यूल, वो थोड़े से दूर हुए, गैस में और दूर हो गए, लेकिन प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन भी छिटक जाता है। ये इसका मतलब मैं बताऊं, जैसे कि 10-15 आदमी चिपक के खड़े हैं, तो वो है सॉलिड स्टेट। और फिर उनको थोड़ा सा क्या करो, वो इधर उधर हो गए, गर्मी हो गई भाई, तो थोड़ा इधर उधर फैल गए, बीच में स्पेस आ गया, तो होगी लिक्विड। और ज़्यादा बिखर गए इधर उधर, दूसरे देशों में चले गए, तो हो गई गैसियस स्टेट। और अगर उन आदमियों के गर्दन अलग हो जाए, हाथ अलग हो जाए, तो वो हो जाएगी प्लाज्मा स्टेट। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब अलग हो जाता है तो वो प्लाज्मा स्टेट होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर में। तो ये मुख्यतः 4 स्टेट हैं। एक 5वीं और है, वो ठंडी की है, यानी कि सॉलिड से नीचे, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, उसकी बात हमारी नहीं आज, क्योंकि हम हायर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा वो होता है, हर पदार्थ का प्लाज्मा होता है। अगर लोहे की गैस को और गर्म कर दोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा उसका। तो हीट की एक इफेक्ट ये भी होता है कि अवस्थाओं को परिवर्तित कर देती है। कॉमन हमारे जीवन में हजारों एग्जाम्पल हैं। पानी का इसलिए क्योंकि पानी हमारे पास सुलभ अवेलेबल है, सबके पास है, अमीर गरीब। तो हमने तीनों अवस्थाओं में देखा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कम टेम्परेचर में इस तीनों अवस्थाएं में दिख जाती हैं, और कुछ नहीं है। तो हीट का मुख्य कार्य क्या होता है, ये कि ये अवस्थाओं को परिवर्तित कर देता है, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है। तो सबसे कम हीट किस में हुई? सॉलिड में। उससे ज़्यादा हीट किस में होगी? लिक्विड में। उससे ज़्यादा हीट किस में होगी? गैस में। उससे ज़्यादा हीट किस में होगी? प्लाज्मा में। तो सबसे ज़्यादा हीट प्लाज्मा में होती है, इस बात को याद रखो। अब बात आती है, अब मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं अपनी तरफ से, जो ये प्लाज्मा क्या होता है, जो ये बिजली कड़कड़ाती है ना, आसमानी विद्युत तड़ित, इसको उर्वशी भी बोलते हैं, वैसे वैदिक भाषा में इसको उर्वशी बोलते हैं। ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है, जब ये जो बादल होते हैं, जब इनमें घर्षण होता है ना, तो इनके अंदर इतना पोटेंशियल जनरेट हो जाता है चार्ज का, कि जो हमारे बीच, धरती के और बीच में जो हवा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
इसके ऊपर इतना ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, इतना ज़्यादा एनर्जी लगती है कि जो ऑक्सीजन है, गैस है, वो प्लाज्मा में बदल जाती है और प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मैंने बताया पीछे, तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। वैसे ऑक्सीजन विद्युत का सुचालक नहीं है, हमें कहाँ करंट लगता है? अगर जो बिजली में तार लगे हुए हैं, अगर सुचालक हो तो डायरेक्ट करंट लग जाएगा, लेकिन प्लाज्मा हर चीज़ का बिजली का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो इतना प्रेशर होता है कि जो उसके पास में जो हीट होती है और उसके पास में जो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो होता है, मॉलिक्यूल पहले तो उसको तोड़ता है, उसका प्लाज्मा बनाता है, फिर अगले का, फिर अगले का, फिर अगले का, फिर अगले का। तो आसपास जितनी गैस है सबका प्लाज्मा बनाता हुआ वो जो पोटेंशियल है, वो जो हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो धड़ 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 करती हुई आसपास जो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, इसका प्लाज्मा बनाते बनाते धरती तक पहुंच जाती है। धरती का नाम है क्षमा, ये सब कुछ सहन कर लेती है। ये कैपेसिटर है धरती, एक बहुत बड़ी कैपेसिटर है धरती। तो फिर धरती पे आके वो फिर आप सभी जानते हो अर्थ हो जाता है, ये हो जाता है। तो वो जो ऊपर से तड़ित आई है वो प्लाज्मा है, और जो वो नाइट्रोजन है, अब उसके साथ जो आसपास की ऑक्सीजन है वो भी जुड़ जाती है साथ में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये बनते हैं। दरअसल ये क्या होता है, ये धरती के लिए जो हमारी ये क्रॉप होती है ना, फसल होती है, इसके लिए न्यूट्रिशन का प्रदान करता है। उस तड़ित से है ना बहुत सारे नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बनते हैं जो वास्तव में खाद होती है, जो बारिश के साथ फिर बरस जाता है, नीचे नीचे आ जाता है वो चीज़। यानी कि जो आपने देखा होगा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी गांठें होती हैं, ढांचा बोते हैं हम, फसल से पहले बोते हैं ना, उसकी जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के वो होते हैं कुछ कंपाउंड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, वो उसमें ही बनते हैं तड़ित आघात में। तो धरती पे हर पल तड़ित आघात होता है, उससे फिर हमारे धरती की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ये मैंने वैसे बोनस के लिए बता दिया आपको पॉइंट कि प्लाज्मा ये होता है, ऐसे होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो क्या है कि हीट का एक और उपयोग है, हीट का एक और कार्य है। वो क्या है कि ये रिएक्शंस के अंदर मुख्य भूमिका अदा करती है। यानी कि कोई दो चीज़ है, दो केमिकल हैं, वो दोनों मिलेंगे, तीसरी कोई चीज़ बनाएंगे। सारा शरीर हमारे इसी बेस पे चल रहा है, हमारे शरीर में हजारों लाखों रिएक्शन होते तभी तो काम कर रहा है ये। तो जो जो दो चीज़, दो केमिकल मिलकर तीसरा केमिकल बनाते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे हमारा शरीर काम करता है 37 डिग्री पे, हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उनके अच्छे से वो काम करें तो ये सब 34, 35, 36, 37 डिग्री पे काम होता है। जैसे कि हमारा सारा शरीर काम करता है 37 डिग्री पे, लेकिन जो हमारे अंडकोश हैं, जो वीर्य बनाते हैं, वो काम होता है 35, 36 डिग्री पे, 35 डिग्री पे। इसलिए तो वो नीचे लटके रहते हैं ताकि कम हीट मिले शरीर से, वो ठंडे रहें। और सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा ठंड होता है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही होती है, तभी वो चीज़ कार्य करना, प्रणाली काम कर पाएगी। जैसे अब मैंने पीछे बताया कि हर जो हीट होती है वो अवस्था को बदल देती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे कर दे, प्लाज्मा बना देती है। फिर बात आती है कि अगर भाई लकड़ी को गर्म करे तो वो तो लिक्विड ना बनती, ये भी तो बात उठ सकती है, वो तो नहीं बनती लिक्विड, लकड़ी को गर्म करे तो ये क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी एक नॉर्मल आदत होती है सामान्य जीवन में जीने की कि हमें केमिस्ट्री लैब के अंदर रखे हुए जो कांच की बोतलें होती हैं उनमें ही केमिकल, भाई ये है केमिकल, नहीं, आपके आसपास हर चीज़ केमिकल है, हर चीज़ रसायन है एक तरह से। और हमें आदत होती है सिर्फ लिक्विड से लिक्विड मिलाने की। दो चीज़ें हैं कि भाई ये वो कॉपर सल्फेट है, ये वो है, ये वो है, तो हमारे सामान्य जीवन में इसी की आदत होती है कि यही केमिकल हैं। और टीवी में भी आदमी ने देखे होते हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो तो समझ रहे हैं मेरी बात, जो नॉर्मल आदमी है जो CID में ही देखते हैं केमिकल मिलते हुए। दरअसल सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें मिलकर के आपस में कार्य करती हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। हर चीज़ का अपना अपना, दो चीज़ें मिलती हैं, तीसरी चीज़ बनाती हैं। तो जब हम लकड़ी को गर्म करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हीट है, ऊष्मा है, वो पदार्थों के जो रसायन है उनको भी मिलाती है, तीसरी चीज़ बनाती है। अब लकड़ी को जब हम गर्म करते हैं, अक्सर व्यक्ति समझते हैं कि लकड़ी को हम आग लगा रहे हैं तो जल गई भाई, ये चीज़ है क्या, ये तो सामान्य हम बोलते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है।
वास्तव में हम है ना, हमने अपने शब्द अलग बना लिए, लौकिक भाषा के शब्द अलग होते हैं, विज्ञान के अलग होते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे आग लगाई और जल गई। वास्तव में हम वो जो लकड़ी है ना, उसके वो कार्बन से बनी है, तो हम उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, हीट देते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। कहाँ तक? अक्सर आप जानते हो कि हम लकड़ियों को घिसकर भी आग लगा सकते हैं, जानते हो ना, देखते हो मैन वर्सेस वाइल्ड, देखते हो, घिसकर भी आग लग सकती है। वास्तव में हमारा मुख्य मुद्दा क्या होता है, हमारा मेन काम क्या होता है कि वो जो लकड़ी है उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाना कि वो जल जाए। जलना क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो दरअसल हीट क्या करती है, किसी चीज को के अंदर रिएक्शन में बड़ी भूमिका निभाती है हीट। अब वो लिक्विड में क्यों नहीं बदलती ये बताऊंगा मैं आपको अभी। जैसे आप एक लकड़ी को स्पेसिफिक टेम्परेचर तक गर्म करोगे, चाहे आप वो ऐसे सिलाई से कर लो, लाइटर से कर लो, या घिस के कर लो, वो एक टेम्परेचर तक पहुंच गई। अब उस टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, जो लकड़ी के अंदर कार्बन एटम है वो एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, उनके पास एनर्जी आ जाएगी कि वो आसपास से रिएक्शन कर सकते हैं, उनके अंदर रिएक्शन करने की सहूलियत आ जाएगी उस हीट के कारण जो हमने उसको दी है, रगड़ के दी है या लाइटर से दी है। और इन्वायरमेंट में आसपास क्या भरी पड़ी है, ऑक्सीजन। तो वो जो कार्बन है, कार्बन के साथ मिलता है आकर के ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जानते हैं कि जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भाई। अब वो कार्बन को हमने हीट दी थी, इसलिए वो ऑक्सीजन से जुड़ा, और मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी है हीट। तो यहां पर रिएक्शन हो रही है कार्बन की और ऑक्सीजन की उस हीट में, जो अक्सर हम सिर्फ केमिकल में ऐसे लेबोरेटरी में सोचते हैं। भाई ऐसे भी रिएक्शन बाहर भी होते हैं, पल पल हर जगह रिएक्शन हो रही है, तभी तो संसार चल रहा है। तो जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एग्जॉस्ट फैन, जानते हो ना, एग्जॉस्ट बाहर फेंक। तो एक्सोथर्मिक, थर्मोस, थर्मस, थर्मस यानी कि तापमान से संबंधित बात। तो तापमान यानी कि हीट को बाहर फेंकना, तो ये रिएक्शन होती है बाहर फेंकने वाली, ये हीट बाहर फेंकती है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं ना, तो फोटोन्स वो बाहर फेंकता है, हीट एनर्जी के थ्रू फोटोन बाहर फेंकता है, और उनको हम देख सकते हैं। तो एक मिलता है तो थोड़ा फोटोन, तो बहुत सारा जो हजारों अरबों खरबों उसमें कार्बन एटम है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो इतना ज़्यादा वो फोटोन फेंकते हैं कि वो हमें ऐसे लपट दिखती है बनती हुई, ऐसे कि लपट बन रही है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब कि उससे तो हल्की है लकड़ी से, तो वो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम तेल और पानी को मिला देते हैं ना, तो डेंसिटी से तेल ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही इस इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही है, इसमें भी गैस ऊपर नीचे है, भारी गैस नीचे है, हल्की ऊपर। जैसे ओजोन है, ओजोन गैस है एक, वो हल्की सबसे ऊपर है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैसों में आए, ये नीचे है, ये नीचे है। तो वैसे ही उस लकड़ी से तो हल्की है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर इन्वायरमेंट में ऊपर आ जाती है, मतलब आसपास फैल जाती है डेंसिटी की वजह से। लेकिन फिर बात आती है कि भाई सारी लकड़ी तो नहीं जलती, वो कोयला बचा रहता है ना चूल्हे में, वो क्या है, वो चक्कर ये है कि भाई वो लकड़ी एक सॉलिड चीज़ है। अब आसपास का जो एरिया है वो तो उड़ जाएगा भाप बन बन के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन के, भाप नहीं, भाप मुझसे गलती से निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन बन के वो तो गैस तो निकल रही है। लेकिन जो बीच में कार्बन है, जो लकड़ी के बीच में है, उसके पास भी तो हीट जा रही है ना, जल रही है लकड़ी, उसके पास तो रास्ता नहीं भागने का। तो फिर वो ज़्यादा एनर्जी होके क्या करते हैं, जो आसपास के कार्बन है, जो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। वो ऑक्सीजन अंदर कैसे घुसेगी एकदम, इतनी बाहर से आ रही है, तो बाहर से जो सरफेस पे कार्बन है वो तो मिल के अपना कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ रहे हैं। अंदर वाला क्या करेगा, अंदर वाले के पास जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी ना, तो दूसरे कार्बन से ही गहरे लिंक बना लेगा, यानी कि उनकी सिमेट्री बदल जाएगी और वो कोयले में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि कार्बन की एटम की जो लकड़ी के अंदर अरेंजमेंट है वो परिवर्तित होकर कोयले वाली बन जाएगी, प्रेशर के कारण। धरती के अंदर कोयला कार्बन के प्रेशर के कारण ही बनता है। तो अगर हम हीट के कारण वो जो प्रेशर दे रहे हैं ना, जो उनके अंदर एनर्जेटिक के कारण बन रहा है,
वो आपस में ही रिएक्शन करवा देता है, उनकी आपस में उनके इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कर देता है कि फिर वो कार्बन कोयला बन जाता है, क्योंकि वो सॉलिड सरफेस है, सबके पास भागने के लिए स्थान नहीं। लेकिन अगर लिक्विड है, जैसे कि तेल है, तेल को जलाओ सारा जल जाएगा, क्योंकि उसके पास सबके पास अपना सरफेस है, पूरा एरिया है भाग निकलने का, क्योंकि लिक्विड है। सॉलिड में ऐसी सभ्यता नहीं, इसलिए वो बच जाता है थोड़ा कोयला। अगर हम लकड़ी का पूरा चूरा कर दे, भयंकर चूरा कर दे, कति महीन कर दे, तो थोड़ा कोयला बनता है ना। तो आप अभी आपने जाना कि हीट के दो काम होते हैं, रिएक्शंस में काम आता है, और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, और फिर जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट बन जाता है। ये सब काम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है, और ये अवस्था परिवर्तित करता है हीट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है थर्मोडायनेमिक्स का। अभी मैंने आपको बताया थर्मो का मतलब हीट से संबंधित, थर्मस जो होते हैं ना, जिसमें चाय गर्म रहती है, इसकी डायनेमिक्स, डायनमो गति करना, यानी कि हीट की गति, फ्लो ऑफ हीट का संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। समझे? वैसे ये बहुत गहरी विद्या है, लेकिन मैं सिंपल करके बता रहा हूँ आपको। वैसे इस पर तो पता नहीं कितना अध्ययन कर सकते हो आप। जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर एक नियम है, दूसरा नियम है कि जो ये हीट है ना, हीट ये बहती है, फ्लो करती है, और हीट हमेशा 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 जो चीज का टेम्परेचर, जिस चीज के अंदर हीट ज़्यादा है, उससे हमेशा कम की तरफ बहेगी। हीट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज़ गर्म है और उसके साथ में अगर ठंडी चीज़ रख दो तो गर्मी उसके अंदर आ जाएगी। ये नियम है, समझ गए आप? ये एक कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे कनेक्ट होंगी सारी चीज़ आगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स जो विज्ञान है, हीट का गति का विज्ञान है जो, इसमें हम एक मतलब कि बात को समझाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उसमें हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। ये बात समझने की अभी, सिस्टम और सराउंडिंग। पहले हम सराउंडिंग की बात करते हैं क्योंकि शब्द नॉर्मल सा है। सराउंडिंग मतलब आसपास। सराउंडिंग, भाई कहाँ सराउंडिंग में घूम रहे हैं? सराउंडिंग। तो आसपास सब कुछ सराउंडिंग है आपके। एक होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? इस संसार में कोई भी चीज़ है, खुद आप, एक समोसा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ईंट, पत्थर, नींबू, ये अमरूद का पेड़, ये शर्ट, सब कुछ सिस्टम है। और जो सिस्टम है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और जिसके अंदर हीट जनरेट हो रही है मुख्यतः, पहले जो बॉडी है उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के आसपास का एरिया सराउंडिंग, और जो मेन चीज़ है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ही यूनिवर्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये केमिस्ट्री में ये कॉमन सी बात लिखी हुई है, इसलिए मैंने बोल दी। कोई भी चीज़ है आपके आसपास, खुद आप भी सिस्टम हो, और आपके आसपास का एरिया सराउंडिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई हमने पीछे बात की थी कि हीट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। यानी कि अगर सिस्टम में टेम्परेचर यानी कि हीट ज़्यादा है तो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग की तरफ बहेगी ना हीट। और अगर सराउंडिंग की हीट ज़्यादा है, आपके आसपास की हीट ज़्यादा है, तो कहाँ जाएगी? सिस्टम में। क्योंकि हीट हमेशा हायर यानी टेम्परेचर बॉडी से लोअर की तरफ आती है। जैसे कि अभी उदाहरण दूंगा आपको, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक, समोसे साथ में लिए होंगे, खाए होंगे, पार्टी की होगी, और अगर आपने खरीद ली और थोड़ी देर तक नहीं खाया पिया, ऐसे ही रख दी, या भूल गए, या जहाँ से लेके आए थे बहुत दूर थे, तो आते आते क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक हो गई गरम, समोसे हो गए ठंडे। क्यों? क्योंकि जो बोतल है कोल्ड ड्रिंक की वो भी एक सिस्टम है, और समोसा भी एक सिस्टम है,
दोनों के आसपास सराउंडिंग है, हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री, 0 से 5-4 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और आसपास का टेम्परेचर कितना है? गर्मियाँ है तो 40 भी पहुंच जाता है, सर्दियाँ तो 20-25 हमारे यहाँ का इतना रहता है। तो जाहिर सी बात है, हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ बहता है। तो जो सराउंडिंग है, आसपास का इन्वायरमेंट है, ये अपनी हीट दे देगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को और उसको कर देगा गर्म। और जो पकोड़े हैं, समोसे हैं, वो 70, 80, 90, 100, 110 डिग्री के हैं, खोलते हुए तेल से लाए हो, तो वो हीट अपनी सराउंडिंग को दे देगा, क्योंकि सराउंडिंग की हीट कम है। और ये काम कब तक होता है हीट जाने का? जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्विलिब्रियम, समान, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये काम चलता है। जैसे कि समोसा है 80 डिग्री का और आसपास टेम्परेचर 40 डिग्री, क्योंकि सराउंडिंग हमारी बहुत बड़ी है, इसलिए समोसे की हीट देने से बाहर का इन्वायरमेंट इतना गर्म नहीं होगा, तो टोटल मिला के समोसा भी 40 डिग्री पे ही आ जाएगा। लेकिन वैसे इक्विलिब्रियम की मैं आपको बात बताऊं, दो चीज़ें हैं। 2 गिलास है पानी के, एक का टेम्परेचर है कितना? 5 डिग्री, एक का 7 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? 7 डिग्री वाला पानी इधर हीट देगा जिसका 5 डिग्री है। तो जैसे जैसे हीट फ्लो होगी, क्योंकि हम जानते हैं हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ बहती है, तो उसका टेम्परेचर 6 होगा, इसका घट के 6 हो जाएगा, तो 6 पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि भाई जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा टेम्परेचर का फ्लो होता है। अगर सिस्टम का ज़्यादा है तो सराउंडिंग की तरफ टेम्परेचर जाएगा, सराउंडिंग का ज़्यादा सिस्टम की तरफ आएगा। इसी से हमारे समोसे बेचारे ठंडे हो जाते हैं और ठंडा गर्म हो जाता है। वास्तव में दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, बस वो हमारा, क्योंकि हमें ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, समोसे गर्म ही अच्छे लगते हैं, बस वो कहावत है, समाज की बातें हैं। लेकिन वास्तव में अगर थोड़ी देर रख दोगे ना आप उनको, घंटा 1.5 घंटा, तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में भी तो हीट शेयर करेंगे, एक पॉलीथीन में है तो इससे हमने जाना कि भाई सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग के सिस्टम में हीट का फ्लो होता है आपके आसपास से। और इसमें हमने एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं आपको। अक्सर आपने देखा होगा कि आप ठंडी लस्सी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक गिलास में डालते हो, तो क्या होता है, गिलास के आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं। अब आपको पिछला कंसेप्ट क्लियर होगा कि हीट पदार्थ की अवस्था बदल देती है। तो इन्वायरमेंट में अब क्या है, पानी के वाष्प भी हैं, कहते हैं ना ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो ये आर्द्रता क्या होती है, इन्वायरमेंट में पानी कितना है, ये होती है ह्यूमिडिटी। तो पानी इन्वायरमेंट में है गैसियस स्टेट में। तो जैसे ही गैसियस स्टेट का पानी ठंडे गिलास के संपर्क में आया, तो गैसियस में हीट ज़्यादा थी, तो गैस की हीट कहाँ गई, गिलास की तरफ भागी। गिलास की तरफ गई तो उसने अपनी हीट लूज़ की, और हीट लूज़ करके क्या हुआ, उसकी गैसियस की अवस्था आ गई पानी में। तो आसपास पानी की बूंद आ जाती हैं, वो जो इन्वायरमेंट में भाप रूप में पानी है। तो इससे हमें कनेक्ट हो गया ना सारा सिस्टम मटेरियल, कि कैसे सिस्टम सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र होती है। तो वो एक मुद्दा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। वैसे गिलास के और ठंडे के बीच में भी ऐसा होता है, क्योंकि गिलास नॉर्मल है, घर में रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर वही हुआ पड़ा है जो आसपास की हवा का है। जैसे ठंडा डाला उसमें, तो गिलास की हीट कहाँ गई, ठंडे में। तो इससे गिलास ने अपनी हीट दे दी, तो गिलास भी ठंडा हो गया। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो फिर भी ठंडा रहता है। अगर हम लोहे के अंदर, तरल लोहे के अंदर, जो लोहा बिल्कुल तरल है, उसके अंदर ठंडा डालेंगे, ठंडा खुद गर्म हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल की भी क्वांटिटी मैटर करती है, वो कितना है। जैसे सराउंडिंग हमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम समोसा अगर हम गर्म रख दें तो सारा इन्वायरमेंट तो थोड़ी ना गर्म हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम इतना ज़्यादा अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, तो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि इस पर भी इफेक्ट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग का चक्कर है सारा। तो अभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ बहती है, और एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है, हर चीज़ की होती है। जब सिस्टम का टेम्परेचर अधिक होता है, हीट अधिक होती है, तो सराउंडिंग में छोड़ती है। हर चीज़ ऐसे तो ठंडी होती है। आपने गर्म पानी है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है ना,
अभी जैसे ठंड बढ़ गई है, इन्वायरमेंट की ठंड बढ़ गई है, तो जल्दी चीज़ें ठंडी होती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा हीट लूज़ करने का मौका है। और तब तक हीट लूज़ करते हैं जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर, इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मुख्य मुद्दा जिस पे हमने वीडियो बनानी शुरू की थी। तो हम सभी जानते हैं कि धरती सूर्य से अलग हुई है। दरअसल सूर्य से नहीं, आदित्य बोलते हैं उसको, क्योंकि शुरू में क्या होता है, सारी गैसें आपस में ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण मिल जाती हैं। उस वक्त उनमें एटॉमिक ब्लास्ट नहीं होते। सूरज में क्या होता है, इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उससे हीट बनती है, तो उससे धमाके होते हैं सूरज के अंदर कोर में। लेकिन उस वक्त ये काम शुरू नहीं होता। उस वक्त गैसियस के अंदर ये मतलब दबाव बढ़ रहा है, अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, अभी उसके अंदर संलयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब संलयन प्रक्रिया शुरू होती है ना, जब धमाके होते हैं, बड़े वाले धमाके, उनसे ग्रह छिटकते हैं। मोटी मोटी बात यह है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज ग्रह बनने का नहीं है, तो इसलिए मैंने इस मोटी मोटी बात बताई है कि ग्रह ऐसे छिटकते हैं, फिर उससे सूर्य बनता है आदित्य से, उससे फिर एक धरती बनती है। तो शुरू में धरती भी बहुत गर्म होती है, गर्म गैसों का गोला होती है एक तरह से, कुछ कुछ प्लाज्मा भी होता है सेंटर में, कोर में। तो सूरज तो बहुत बड़ा भाई, लेकिन एक दिन ये भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी सराउंडिंग में सारी हीट लूज कर देगा। और उसकी तरफ, हमारी तरफ हीट आ कैसे रही है, क्योंकि वो हीट सराउंडिंग में लूज कर रहा है ना, सूरज भी तो। और सूरज तो बहुत बड़ा, हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। धरती तो सूरज के सामने बहुत कुछ भी नहीं है, और सूरज से भी बहुत बड़े बड़े सूरज हैं, उससे बड़े बड़े तारे हैं। तो हमारी धरती छोटी है, और जाहिर सी बात है, जैसे कि एक गर्म पानी का टब है, उसमें से आपने एक चम्मच पानी निकाल लिया, तो चम्मच वाला पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो थोड़ा है, तो उसकी हीट क्वांटिटी भी थोड़ी है, तो जल्दी हीट लूज कर देगा, तो उसका टेम्परेचर जल्दी लो हो जाएगा। तो ऐसे ही धरती छोटी है, और आसपास सराउंडिंग में क्या हुआ, धरती पर इसकी हीट जल्दी लूज हुई। तो जैसे जैसे हीट लूज हुई, तो जो पदार्थ गैसियस में था या प्लाज्मा में था और ज़्यादा गर्म था, तो हीट लूज होने प्लाज्मा गैस में, गैस सॉलिड में, लिक्विड में, कुछ सॉलिड में, तो धरती पे सबसे कोर में सॉलिड, फिर ऊपर उससे मतलब कि हल्के सॉलिड ऊपरली सतह, फिर गैस में भी भारी गैस नीचे, हल्की ऊपर। तो ये पूरा धरती का एक सिस्टम बना हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस का, इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है हमारी धरती पे। तो क्या होता है, शुरू में धरती गर्म ही होती है एक तरह से, तो पानी बनता है, अलग अलग रिएक्शन से पानी बनता है। तो पानी धरती पे जब बरसता है ना, तो पूरा बरस नहीं पाता, वो पूरा नहीं बरस पाता। धरती मानो धरती, मेरा हाथ धरती है, पानी ये है, तो पानी यहाँ तक बरसता है, फिर वो गर्मी से ऊपर ही भाप बन जाता है, लेकिन वो हीट तो ले गया, तो फिर वो स्पेस में हीट बाहर फेंकता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि धरती पर पानी गिर जाता है, लेकिन धरती उस समय भी गर्म है, जैसे गर्म तवा होता है, तो फिर ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, क्योंकि वो पानी हीट ले जाता रहा, और फिर धरती अंदर घुस गया, और फिर धरती अंदर से भी गर्म थी, तो फिर ऐसे धरती उफनती सी हो गई। उसी उफन में बहुत सारे केमिकल न्यूट्रिएंट्स बने, कुछ कुछ बना, अलग अलग रिएक्शन हुई, सब कुछ हुआ। और हमारे आसपास, धरती के आसपास जो गैसेस का एक पूरा वातावरण बना हुआ है, जो ग्रेविटी के कारण रुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैस है वो सूरज की गर्मी को पकड़ लेती हैं। ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो, सूरज की गर्मी को पकड़ लेती हैं। कार है, कार के अंदर मतलब गर्मी में खड़ी कर दो, कितनी गर्मी बन जाती है, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। तो गैसेस क्या करती है, सूरज की जो गर्मी आती है उसको पकड़ के रखती हैं, ट्रैप रखती हैं, जिससे धरती का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्योंकि सूरज से हमेशा गर्मी आती रहती है, कुछ एक्स्ट्रा गर्मी निकलती रहती है सराउंडिंग में, कुछ को ट्रैप करके रखती है, जिससे हमारे धरती का एक टेम्परेचर बना हुआ है। मैक्सिमम 0 से लेकर 40-50 तक एवरेज टेम्परेचर मतलब धरती पे ऐसा ही रहता है। ये हमारे धरती की कंडीशन है। अभी यहाँ पे मानव जीवन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक कंडीशन बनी, जितनी थी उतनी थी, वो बन गई उधर। अब मानव कैसे बना, कुछ कहते हैं कि भाई इवोल्यूशन से बना, कुछ कहते हैं ईश्वर से बना। ये आज का हमारा मुद्दा नहीं है कि भाई तुम इवोल्यूशन से मानते हो या परमात्मा से अपनी क्रिएशन मानते हो, ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन दोनों सहमत है कि हम बने हैं, हमारा शरीर इसी धरती के मटेरियल से, वही कार्बन है, वही नाइट्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, वही फॉस्फोरस है, वही आयरन है, सब कुछ इस धरती से ही बना है। ठीक, ये सब जानते, चाहे इवोल्यूशनिस्ट हो या फिर ईश्वर के क्रिएशनिस्ट हो, ईश्वर ने बनाए हो आपको। लेकिन हमारा शरीर जो बना है इसी पृथ्वी के तत्वों से बना है।
इसी धरती से, अर्थ मटेरियल से। तो हमारा शरीर जब इससे बनता है तो शरीर जो केमिकल्स हैं उनकी रिएक्शन से ही बनता है। और रिएक्शंस मैंने बताई थी कैसे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक टेम्परेचर कौन सा है, जो धरती पे है, उससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो जो केमिकल बॉन्ड हैं, जुड़ाव हैं, जो जो यानी कि रिएक्शंस होती हैं जिससे हमारा शरीर काम करता है, ये सारा का सारा जो भी हमारे शरीर के अंदर पदार्थ संरचना हुई है वो इस धरती के अनुसार ही है। पहले धरती फिर हमारा शरीर। तो जो टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में, इस ऊष्मा में जो केमिकल्स की अवस्था है और जो रिएक्शन करने का जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो धरती का ही है। तो हमारा शरीर बन गया इवोल्यूशन से या ईश्वर से, वो हमारा मुद्दा नहीं है। और इसमें फिर हम अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं और भोग कर रहे हैं। सुख दुख अपने अपने हैं, ये तो है, सुख दुख तो हम भोग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सारा काम हो रहा है इस धरती के अनुसार जो टेम्परेचर है उससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारा शरीर क्या है, सिस्टम, और आसपास क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम, सराउंडिंग। अब बात ये आती है कि हमें गर्मी लगती कब है, कब लगती है गर्मी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सिस्टम की तरफ भागेगा ना, यानी हमारे शरीर की तरफ आएगा, तो फिर हीट हमारे शरीर की तरफ आती है। और हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, स्वस्थ आदमी का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि लगभग 36-37 डिग्री के करीब। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर है। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 36-37 डिग्री। इससे ज़्यादा अगर सराउंडिंग में है तो हमारी तरफ आएगा वो टेम्परेचर, जिससे हमें लगेगी गर्मी। भले ही वो 38 डिग्री क्यों ना हो, वो हमें गर्म लगेगा। और अगर आसपास का टेम्परेचर है 36, 35, 34 डिग्री तो वो हमें लगेगा ठंडा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का टेम्परेचर फिर भागेगा बाहर, क्योंकि हम जानते हैं नियम से कि टेम्परेचर जो हीट है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ भागती है। तो सिस्टम का टेम्परेचर जब सराउंडिंग से अधिक है तो भागेगा बाहर, और जब सराउंडिंग आसपास का वातावरण का टेम्परेचर अधिक है तो भागेगा शरीर की तरफ। तो जब हम आसपास गर्मी ज़्यादा है तो आपकी तरफ आएगी हीट, तो आपको लगेगी गर्मी। और जब आपका शरीर ज़्यादा गर्म है बाहर की अपेक्षा, जैसे ठंड आ रही है आजकल, तो फिर आपको लगेगी सर्दी, क्योंकि आपने हीट दे दी बाहर, तो भी सर्दी लगेगी। तो इस सर्दी को रोक, मतलब कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी हीट बाहर ना जाए, अंदर की अंदर रहे। तो उसके लिए फिर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म मतलब वो बोलते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, जैसे कि सर्दियाँ आ गई, अब हम कमरे में लेटे रहेंगे, कोई दरवाज़ा खोलेगा, ओए भाई बंद कर दे, सर्दी आ रही है। सर्दी नहीं आती, गर्मी जाती है बाहर। ये है वैज्ञानिक भाषा। लौकिक भाषा क्या है, अरे सर्दी आ रही है, सर्दी नहीं आती, आपकी गर्मी बाहर भागती है, क्योंकि आप में ज़्यादा हीट है आसपास से, तो आप बाहर हीट छोड़ोगे। समझ गए? तो ये है ठंड और गर्मी का कंसेप्ट, कि हमें ठंड और गर्मी लगती क्यों है। हमारा शरीर अपने हिसाब से, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा अगर बाहर हो तो गर्मी, उससे कम बाहर हो तो फिर सर्दी लगती है। अब बात आती है कि भाई हमें सर्दी गर्मी का लगती क्यों है, इसका काम क्या है, कारण क्या है, ज़रूरत क्या है, इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि देखो, आत्मा है एक देशी पदार्थ और अल्पज्ञ है, कम सामर्थ्यवान है। जैसे कि कम आँखों वाले के जो चश्मा होता है ना, जिसकी वीक नज़रें होती हैं, उसके लिए चश्मा ही सब कुछ होता है। कुछ तो आदमी उसको धागे से बांध के रखते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिनकी आंखें कतई ख़राब हो जाती हैं, 5-6 डिग्री 5-6 का चश्मा लग जाता है जिनको नंबर का, वो तो बांध लेते हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो सोच के देखो, पूरा शरीर आपको मिला हुआ है, ये तो इतना बड़ा साधन है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही हमारा शरीर काम कर पाएगा, अन्यथा अगर ज़्यादा हीट हो गई तो आपके शरीर की अवस्था बदल जाएगी। जो सॉलिड है वो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है गैस बन सकता है, और पदार्थ के अंदर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर में रिएक्शन होनी है वो नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, शरीर काम नहीं कर पाएगा, आप कर्म और भोग नहीं कर पाएंगे। हम कर्म और भोग करते रहें, इसके लिए क्या है, हमें अपने शरीर को एक स्पेसिफिक जगह पे ही रखना पड़ता है, यानी कि उस टेम्परेचर में जहाँ पर हमारा शरीर काम करता है। अगर मैं चल कर के
जाऊं आग के पास और खड़ा हो जाऊं उसमें, तो वो हीट क्या करेगी, मेरे शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो दूसरा बन जाएगा। जैसे मेरे शरीर में कार्बन है और अन्य है, जो शरीर में जितनी हीट है उससे सारे काम हो रहे हैं मेरे शरीर में। लेकिन अगर मैंने इतनी हीट दे दी अपने शरीर को बाहर आग में खड़ा होकर के कि मेरे शरीर का कार्बन इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया कि वो बाहर की ऑक्सीजन से मिल गया, तो फिर क्या होगा, जो लकड़ी का हाल होता है वो मेरे शरीर का हाल हो जाए, जल जाऊंगा मैं। और मेरे शरीर के अंदर जो पानी है, लिक्विड है, सब कुछ वो क्या हो जाएगा, लिक्विड भाप बन जाएगा, वो भक्कड़ उठ जाएगा शरीर का, खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर की जो अवस्था है वो इस धरती के अनुसार है, और जो मेरे शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो रिएक्शन हो रही है वो इस धरती के अनुसार हैं, यानी कि इस आसपास के सराउंडिंग के अनुसार। और मेरी सराउंडिंग के अंदर सिर्फ 20-30 डिग्री का ऊपर नीचे होता है, इतना का मेरा शरीर झेल लेता है। कपड़े पहन के, कपड़े उतार के, पंखा चला के अपने शरीर का टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं जाते हम, और बहुत ज़्यादा गर्मी आग में भी नहीं घुसते हम, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो अवस्था है, वो जो रिएक्शन हो रही है, वो सिर्फ 20 से 40 डिग्री के बीच में ही रह सकते हैं हम इन्वायरमेंट में। और शरीर का तो फिर भी हमें 36 डिग्री बना के रखना पड़ता है, खाना खा के या कपड़े पहन के या फिर पंखा वंखा चला के, इस तरह से। तो जो दर्द का जो कंसेप्ट है आग से, वो इसलिए था कि हम अपने शरीर को सुरक्षित कर पाएं, ताकि हम ज़्यादा हीट से बचें, ज़्यादा ठंड से बचें। क्योंकि ज़्यादा ठंड में जाएंगे तो सारा हीट हमें लूज़ कर देंगे, तब तक लूज़ करते रहेंगे जब तक शरीर में पानी भी ना जम जाए, हम मर जाएंगे। और बाहर हम इतनी हीट ले ले अपने अंदर कि हमारे अंदर के पदार्थों की अवस्था बदल जाएगी, फिर शरीर में भोग कैसे करोगे। तो इसलिए हमने सर्दी गर्मी का कंसेप्ट बनाया हो अपने शरीर के हिसाब से। तो हमारे लिए सर्दी क्या है, 36 डिग्री से कम, गर्मी क्या है, 36 डिग्री से ज़्यादा, ठीक। और हमारे शरीर के अंदर जो जो केमिकल कंपोजिशन बना हुआ है शरीर सारा, ये इस धरती के अनुसार ही बना हुआ है। इसलिए हमें ये धरती नॉर्मल लगती है अपने लिए, ये सारी धरती हमें इसलिए नॉर्मल लगती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है। हमारे शरीर का 36 डिग्री, आसपास है कितना है, 25-20, और अगर 20 भी है तो कपड़े पहन के तो मैंने 36 ही बनाया हुआ है अपने शरीर का, 35-36। और अगर बाहर का 30-40 भी है तो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें भी हम ठंडी गर्मी थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन उस हीट से आपके शरीर के अंदर बदलाव नहीं आ पाता। थोड़ी बहुत हीट से अगर आती भी है तो फिर हमारे शरीर के अंदर हीट आती है तो पानी बाहर आ जाता है, पसीना जिसको बोलते हैं, वो हीट हमारी ले जाता है बाहर, क्योंकि हमारा शरीर हीट दे देता पसीने को, पानी को, और वो ले उड़ता, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। अगर बार बार ऐसा होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, लू लग जाएगी। इसी को बोलते हैं लू लगना। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, जब लू तो गर्म चलती है, तब बोलते हैं लू लगना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर आ गया शरीर में और सारा पानी उड़ गया, कूलिंग सिस्टम खत्म हो गया। तो इसलिए क्या होता है, हमने जाना कि हमारी धरती की सराउंडिंग हमारे अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। और हमारे शरीर का जो कंपोजिशन है वो इसी टेम्परेचर के अनुसार है, धरती के अनुसार ही है, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि हमारे शरीर की अवस्था इस टेम्परेचर के अनुसार ही जो है वो है, और केमिकल रिएक्शन इसी गर्मी जो ऊष्मा है उसी के अनुसार काम कर रही है। तो इसलिए हमारे लिए धरती नॉर्मल है। आगे समझ में। अब बात आती है कि मनुष्य क्या होता है, ये जरूरी बात बतानी है। देखिए, अक्सर व्यक्ति समझते हैं कि जो ये हाथ पैरों वाले मनुष्य है ना, जो हमें धरती पे दिख रहे हैं, यही मनुष्य हैं। नहीं, ये धरती के ऊपर जो उसका आत्मा के ऊपर जो एक शरीर बना हुआ है ना, ये हम फैमिलियर हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये आदमी, ये गाय, ये भैंस है। ये धरती के अनुसार बना हुआ ना सब कुछ। बहुत सारे जीव तो अपने आज तक नहीं देखे होंगे। अब मैं आपको नाम ले दूं किसी भी प्राणी का जो आपने नहीं देखा है, तो आप उसका आकार कैसे पता लगा लोगे? नहीं, देख के तो लगेगा। तो हर ग्रह पर अलग अलग शरीर हैं उनके शरीर वहीं जाके पता चलेंगे भाई। इवन जो मेरी वीडियो देख रहा है सबके तो मुंह मैंने अब भी नहीं देखे, तो मैं कैसे देख के पता चलेगा ना। तो वैसे अन्य ग्रहों पे जाके उनका शरीर कैसा है वैसे, लेकिन वो होता है कि आंखें, आँख, कान जो देखना है, श्रवण है, ये हो जाता है। ये वैसे हो जैसे यहाँ होता है। हाँ, उनके भाई देखने का और कुछ और फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, शायद वो इंफ्रारेड भी देख सकते हो, या फिर जैसे कि हाथी होते हैं वो कम साउंड फ्रीक्वेंसी में भी बात करते हैं आपस में, इंफ्रासोनिक में। तो वैसे ये इतना भेद तो चलता है। धरती है, धरती पे तो मनुष्य उसको बोलते हैं जो मननशील है।
वहाँ तक, कहाँ तक कि कारण तक सोचता सोचता पहुँच जाए। मनन तो भैंस भी करती है, उसको पता है घर कैसे आना है जोड़ में से, तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो होता है जो सोचता सोचता कारण तक पहुँच जाए। उपादान, निमित्त, साधारण निमित्त, मुख्य निमित्त, इन कारण तक पहुँच जाए, जो यहाँ तक चिंतन करता है वही मनुष्य होता है। तो वो चिंतन आप धरती पे, हम ये शरीर लेकर करते हैं क्योंकि यहाँ धरती पे इस तापमान पर यही केमिकल कंपोजिशन है, तो ये हमारे ये शरीर लगता है। ठीक, अब हम पहुँचते हैं सूरज पे। अब मैं इस शरीर के साथ सूरज पे पहुँच गया तो वहाँ पे तो प्लाज्मा है, वहाँ पे तो टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री है। अब वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरी सराउंडिंग बदल जाएगी। ये सिस्टम है, सूरज की सराउंडिंग हो जाएगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री, मेरा 36। तो टेम्परेचर कहाँ आएगा? मेरी तरफ। तो मेरे शरीर में जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा, वो प्लाज्मा बन जाएगा, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो नहीं जी पाऊंगा वहाँ पे। लेकिन अगर सूरज पे जो हालात है 6000 डिग्री के, जो वहाँ पे प्लाज्मा है, जो पदार्थ की वहाँ पे अवस्था है, अग्नि प्रधानता है, अग्नि तत्व प्रधानता, प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री लगभग। अगर उस प्लाज्मा का ही शरीर बनेगा तो शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? वही 6000 डिग्री, 10, 20, 30 डिग्री ऊपर नीचे लगा लो। जब शरीर का टेम्परेचर भी 6000 है, बाहर का भी 6000, 10, 20, 30, 10, 20 का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, उतना ही है। तो फिर सराउंडिंग की हीट 10 डिग्री तो आएगी अंदर, या 5 डिग्री तो आएगी अंदर। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर लगभग बराबर है, तो हीट लॉस, हीट प्राप्त होना या देना बहुत थोड़ा है। और जो शरीर के अंदर अवस्था है मैटर की, वो उतने ही टेम्परेचर में है जो टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा बना हुआ है, उससे ही शरीर बना हुआ है। तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? 6000 डिग्री, और आसपास का 6000, 20, 30 या 5780, 800, 900 इतना लगा लो, इतना होगा ना आसपास का। तो सूरज पे अगर कोई जीव का शरीर है जिसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री, और अगर आसपास का टेम्परेचर है 5990 डिग्री, तो उसको वहां ठंड लगेगी। और 6010 का टेम्परेचर, तो वहां पे गर्मी लगेगी उसको। लेकिन अगर वो भी 7000 डिग्री में, 8000 में कूदेगा तो वो भी वहां चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ज्वालामुखी में या आग में कूद जाऊं तो, क्योंकि सूरज पे भी क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, 5 से 6000 का सरफेस का टेम्परेचर है। अब वहाँ पे जीव 5000 में बना है या 6000 में बना है, तो वहीं पे पता चलेगा। लेकिन अगर 5000 में कोई जीव बना है तो उसके लिए 6000 गर्मी है, और अगर 6000 में कोई बना है तो उसके लिए 5000 सर्दी है। क्योंकि 6000 में बना है तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना हुआ? 6000 डिग्री। तो 5000 में जाकर सराउंडिंग का 5000, तो उसके शरीर से हीट भागेगी, तो उसको वहाँ पे ठंड लगेगी, क्योंकि उसको 6000 डिग्री मेंटेन करना अपने शरीर का। उसके लिए नॉर्मल वही है जैसे हमारे लिए यहाँ 36 डिग्री नॉर्मल है, उसके लिए यही है, क्योंकि उसका शरीर उसी सराउंडिंग से बना है। और हीट का आदान प्रदान कब होता है? सिस्टम और सराउंडिंग में ही होता है। क्योंकि धरती का जो हमारा शरीर है यहाँ पे 36 डिग्री है, अगर मैं सूरज में जाऊंगा तो हीट का आदान प्रदान इतना हो जाएगा कि मेरा शरीर ही प्लाज्मा बन जाएगा। तो मैं इस शरीर के अनुसार जो भोग कर्म कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर प्लाज्मा का ही शरीर बनेगा तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग बराबर है, तो वहाँ पे उसको इतनी हीट गर्मी नहीं लगेगी, उसके लिए वही नॉर्मल होगा। क्योंकि हमें गर्मी सर्दी कब लगती है वो मैंने पीछे बताया। तो वैसे ही सूरज पे जो शरीर बना है वो 6000 डिग्री का है या 5000 डिग्री का है, तो आसपास सराउंडिंग भी वही है, और हीट का जो आदान प्रदान होता है सिस्टम और सराउंडिंग में ही होता है। इसलिए धरती पे हमारे नॉर्मल लगती है, मैं वहाँ जाऊँगा तो प्लाज्मा बन जाऊँगा। और अगर सूरज वाला यहाँ आ गया तो प्लाज्मा बनेगा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो यहाँ उसकी राख पड़ी मिलेगी, सॉलिड सा। तो ना यहाँ पे वो आ पाएंगे ना हम वहाँ पे जा पाएंगे। लेकिन इससे बड़े बड़े भी सूरज हैं हमारे वाले से, और वहाँ पे टेम्परेचर इससे भी अधिक है। वहाँ पे जो जीव बनेंगे ना, वो कहेंगे कि भाई जो हमारे वाला सूरज है ना, अगर वो कहेंगे कि भाई इस सूरज पे जीवन है, वो कहेंगे इतनी ठंड में सूरज पे जीवन है, सिर्फ 6000 डिग्री पे कैसे जीवन हो, इतनी ठंड है वहाँ पे। तो क्योंकि उनके वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी में शरीर बना हुआ है, उनके लिए वही नॉर्मल है, क्योंकि उनका सिस्टम और सराउंडिंग
उसी सराउंडिंग से सिस्टम बना है, शरीर बना है। तो उसके अंदर वही केमिकल रिएक्शन, जो प्लाज्मा केमिस्ट्री है, जो उसकी रिएक्शन है, वो उसी टेम्परेचर में ही रह सकती हैं। वहाँ का जीव उसी अवस्था में भोग और कर्म कर सकता है, और उसका शरीर को मेंटेन भी वही करना है। इसलिए वहाँ पे उसको सर्दी गर्मी मतलब जलाने वलाने वाली नॉर्मल में नहीं लगेगी। लेकिन सूरज के अंदर भी टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इधर उधर। अगर वहाँ पे गुदकी मारेगा ना, तो वहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगा। सूरज वाले जीव जो होंगे वो धरती के बारे में कह रहे होंगे कि धरती पे कैसे जीवन हो सकता है। वहाँ पे तो पानी भी जो H2O है वो प्लाज्मा की अपेक्षा करी तो वो तो लिक्विड में है, इतनी ठंड है। लेकिन हम कहेंगे अरे यार नॉर्मल है, तो ये हमारे लिए है भैया, उनके लिए तो बहुत ठंडी है वो। जैसे कि हम कहते हैं कि मछली पानी में कौन सांस ले सकता है, मछली कहेगी मैं लेते हैं ना। तो वैसे ही सूरज वाला वहाँ रहता भाई, उसके लिए सिस्टम और सराउंडिंग इक्वल है, उसका शरीर वही है। सिस्टम सराउंडिंग टेम्परेचर लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 20-30 डिग्री का, इतना मेंटेन कर लेता है शरीर। वहाँ का शरीर है, वहीं के हिसाब से चल सकता है, वहीं के हिसाब से हम उसकी नॉलेज लेंगे। लेकिन जो ये होता है ना, सर्दी लगती है वहाँ पे, गर्मी लगती है, जल जाएंगे, नहीं नहीं, आत्मा तो जलती ही नहीं, ना ये कटती ना जलती ना सूखती, कुछ नहीं होता इसका। तो ये तो कारण तत्व है। और जो शरीर मिला है वो उसी अवस्था का मिला है, सूरज की सराउंडिंग के अनुसार ही बना है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का भेद बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पे उसको उस लेवल की सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो वाला भी बड़े सूरज में कूदेगा तो वो भी मर जाएगा। और जो बड़े सूरज वाले जीव होंगे जहाँ पे और लाखों डिग्री टेम्परेचर होगा, वो सूरज को कहेंगे इतना ठंडा, यहाँ पे कौन रहेगा इतने ठंड में। और सूरज वाले, बड़े सूरज वाले कहेंगे उसको उतनी गर्मी में कौन रह लेगा, उस गर्मी में कौन रह लेगा। तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। लेकिन जो विचारक होते हैं, चाहे वो बड़े सूरज वाला हो, नॉर्मल वाला, धरती वाला हो, सब समझ जाते हैं भाई वहाँ पे भी जीवन है, जैसे हमारे यहाँ पे भी वहाँ पे भी। सिस्टम सराउंडिंग का खेल है सारा। और हीट हमें लगती है क्यों? ताकि हम अपने शरीर को मेंटेन कर पाएँ, बचा पाएँ, ज़्यादा से बचने के लिए। तो इसलिए हमें दर्द होता है ज़्यादा हीट के पास जाएंगे तो, ताकि हम शरीर को सुरक्षित रख पाएँ। क्योंकि हमारा शरीर इसी टेम्परेचर में काम करेगा, तो उनका उसी में काम करेगा। तो इसलिए उनके लिए वो नॉर्मल, हमारे लिए हमारा नॉर्मल। ना हमें वहाँ जाना, ना उनको वहाँ यहाँ आना। ठीक। तो अब आगे से कोई आपको कुछ कहे कि सूरज में जीवन कैसे है, तो उसको चेप देना ये वीडियो कि पहले थोड़ा पढ़ लो भाई, कि वैसे बिना स्कूल में जाए ये बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक हो गया। तो जो सूरज में जीवन का मुद्दा था आज वो सोल्व हो चुका है। हाँ, वहाँ पे पदार्थ में अग्नि तत्व ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में अग्नि तत्व प्रधान होता है, तो वहाँ पे अग्नि तत्व प्रधानता वाले शरीर बनेंगे। ये होता है बस, यही तो मुद्दा है, ये तो ऋषि दयानंद ने समझाया। और नास्तिक आदमी इसका विरोध कभी नहीं करता, याद रखो इस बात को। नास्तिक कभी विरोध नहीं करेगा। कि वो अगर कहोगे ना किसी नास्तिक को, तुम जो एक्चुअल नास्तिक पढ़ा लिखा ठीक सा, कि भाई सूरज पे जीवन की बात की गई है, तो कभी इसके लिए हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो पढ़ा लिखा भाई, वो इतनी बात जानता है। लेकिन मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ, क्योंकि दिवाली चल रही है आजकल, असली हंसी वाली बात अब आएगी। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पैगंबर है उन पर अल्लाह ने आग को हराम कर रखा है, यानी कि उनके शरीरों को आग जला नहीं सकती। फिर वहाँ पे कोई थर्मोडायनेमिक्स का नियम काम नहीं आता, कोई सिस्टम नहीं, कोई सराउंडिंग नहीं। यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद का शरीर है, अन्य नबियों का तो पता नहीं उनका शरीर का कवर कहाँ है, कोई परफेक्ट मैंने पता नहीं है कहाँ है, सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद ही का पता और किसी का नहीं पता। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे कि अब दीपावली है, एक छोटा सा पटाखा आप हाथ में उठा सकते हो जो बुलेट बम होता है, फिर ग्रेनेड होता है आर्मी वाला, फिर तोप का गोला, फिर अपना ये परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी। इतनी गर्मी हीट आई थी कि सब कुछ गैस और प्लाज्मा बना दिया था उसने, उधर आसपास भाप बना दिया सब कुछ। और फिर उससे भी बड़े बड़े हो गए हमारे पास परमाणु बम, उससे भी 1000-2000 गुना ज़्यादा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग पता क्या है, अगर प्रोफेट मोहम्मद के शरीर के पास एटम बॉम्ब फट गया ना, तो बाल भी होता ना कि आपको अगर आग की थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो आपके बाल हाथ कैसे घुंघराले हो जाते हैं जल के थोड़ी सी आग में। लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर एटम बॉम्ब भी फूट जाए तो मोहम्मद का बाल भी नहीं जलेगा, बाल। ठीक है, कहीं तुम आर्य समाजी फिरते हैं इधर टोरा करके, बाल भी नहीं बाका होगा उसका। अगर एटम बॉम्ब भी फूट जाए, पूरी धरती के ऊपर अगर कागज लपेट दो ना और एक पेन लेके बैठ जाओ, एक लिख दो, फिर सारी धरती पे 1 0 0 0 0 0 0 0 0
एक कॉपी पे कितनी जीरो लग जाएंगी, पूरी धरती सोचो। अरे पूरा यूनिवर्स भर दो जीरो जीरो लगा के, इतना भी टेम्परेचर हो जाए, इतना डिग्री, तब भी मोहम्मद का बाल नहीं जलेगा। ठीक है। आर्य समाजी तो बस वैसे ही सूरज पे कहते हैं लाइफ है लाइफ, सूरज का टेम्परेचर तो कुछ भी ना है इनके सामने। धरती वाला शरीर, धरती के सराउंडिंग वाला सिस्टम जो है, अगर उसको आटम बम भी फोड़ देंगे ना तो शरीर ऐसा का ऐसा बिल्कुल पाक साफ है, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा भाई बंदे को। तो ये है एक्चुअल विज्ञान। ये पीछे मैंने झूठ बोल दिया था भाई, एक्चुअल विज्ञान यही है। ठीक है। तो जी ओम आर्यवर्त, नमस्ते।